नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 10 के अंतर्गत हम 2 वीडियो निकाल चुके हैं। जहां पहले वीडियो में हमने उसके सिलेबस के बारे में चर्चा की थी कि प्रीलिम्स में वो कहाँ है, मेंस में कहाँ है, कितना वेटेज है और उसमें कितने तरह के संभावित प्रश्न बन सकते हैं। मतलब पूरे आयोग में कुल कितने पैटर्न हैं या कितने बिंदु हैं जहां से प्रश्न आ सकते हैं। उसके बाद दूसरे बिंदु में हमने आयोग की प्रकृति के बारे में आपसे चर्चा की। मतलब आयोग जो होते हैं उनका स्वरूप क्या होता है, उनका नेचर क्या होता है, जिसमें हमने आपको 4 प्रकार के आयोग बताए थे: संवैधानिक, सांविधिक, संविधानेतर और विनियामक। ये हमारे दूसरे वीडियो की चर्चा है। और आज का ये तीसरा वीडियो जो हम आयोग से रिलेटेड लेके आए हैं, इसमें हम पहला और दूसरा आयोग कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला आयोग भारतीय निर्वाचन आयोग और दूसरा आयोग दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग की यदि मैं बात करूं तो बंधुओं, कुछ बिंदु हैं जिनके अंतर्गत हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। पहला बिंदु है गठन वर्ष। जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसके गठन वर्ष में आपको दिख रहा होगा कि यह 25 जनवरी 1950 को गठित हुआ। अच्छा, तो दोस्तों निर्वाचन आयोग से क्लियर है कि यह इलेक्शन कराएगा, निर्वाचन से संबंधित गतिविधि करेगा। क्या क्या करेगा, कैसे करेगा, वो हम आगे चर्चा करेंगे। बट जो ये पहला बिंदु है कि गठन वर्ष 25 जनवरी 1950, तो पहले तो आपको ये याद कर लेना है कि भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। पर क्या उसके पहले भारत में निर्वाचन जैसा कुछ नहीं हुआ था? क्या 25 जनवरी 1950 के बाद ही निर्वाचन संबंधी गतिविधियां संचालित हुई थी? नहीं, निर्वाचन से संबंधित गतिविधियां, इलेक्शन या चुनावी गतिविधियां कई वर्ष पूर्व से शुरू हो चुकी थी, ब्रिटिश काल से। पर भारत के निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 1950 में। तो यदि हम निर्वाचन से संबंधित ऐतिहासिकता की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन उस पर भी आ सकता है, अकेला निर्वाचन आयोग में नहीं आएगा, ओवरऑल निर्वाचन से संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यदि हम निर्वाचन की ऐतिहासिकता की बात करें दोस्तों, तो अंग्रेजों के काल में, जैसा कि आप जानते हैं, समय समय पर अलग अलग अधिनियम वो लाया करते थे। अधिनियम मतलब कानून। जब वो इस देश पे शासन कर रहे थे तो लगभग हर 10-15 वर्ष के बाद वो अधिनियम लाते थे, कानून लाते थे, जिसमें वो ये तय करते थे कि इस देश में हुकूमत शासन किस तरह से करना है। फिर उस अधिनियम के परिणाम क्या हुए, उस आधार पर वो अगला अधिनियम लाते थे कुछ सुधार करके। इस तरह से समय समय पर अलग अलग अधिनियम ब्रिटिश हुकूमत लाया करती थी ताकि भारत में शासन करना उनके लिए आसान हो सके, यहां की मनोदशा, यहां की परिस्थिति, यहां की सिचुएशन को वो एड्रेस कर सके। क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति आपने देखी थी और उसके अलावा भी कई विद्रोह हमारे यहां हुआ करते थे अंग्रेजी नीतियों के विरोध में। तो अंग्रेज बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके शासन संचालन में किसी तरह की बाधा उत्पन्न हो। अतः अंग्रेज समय समय पर अधिनियम या कानून लाते थे जिसके अंतर्गत वो भारत में शासन से संबंधित कई चीजों को तय करते थे, निर्धारित करते थे। तो दोस्तों, उन्हीं अधिनियम्स के तहत, उन्हीं अधिनियम्स के अंतर्गत कुछ अधिनियम ऐसे थे जिसमें निर्वाचन या चुनावी प्रणाली से संबंधित कुछ बातें हुई हैं। किन किन अधिनियमों में हुई और क्या क्या बातें हुई, मैं वो आपको बताने वाला हूं। तो वो एक तरह से भारतीय चुनावी प्रणाली की ऐतिहासिकता हो जाएगी। पर हम निर्वाचन आयोग रहे हैं, पर पूरी चुनावी प्रक्रिया के बारे में हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, पहला अधिनियम जो अंग्रेज लाए थे वो था 1861 का अधिनियम। तो दोस्तों 1861 के अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की और भारत में बंबई, मद्रास और बंगाल में 3 जगह विधान परिषद की स्थापना की ताकि वहां पर भारत में शासन चलाने के लिए विधियों का निर्माण हो सके। और भारतीयों को उसमें शामिल किया, कुछ भारतीयों को शामिल किया, पर किस तरह से शामिल किया दोस्तों? मनोनयन के तरीके से। मनोनयन मतलब नॉमिनेट करना। उन्होंने उन विधान परिषदों में अपने पसंदीदा भारतीय लोगों को डायरेक्टली नॉमिनेट किया और वो लोग वहां जाएंगे और उधर बैठ के भारत के लिए कानून बनाएंगे।
तो इस तरह से शुरुआत हुई भारत में निर्वाचन की, कह लो इलेक्शन की, कह लो, इस तरह से शुरुआत हुई। अच्छा, फिर 1892 दोस्तों, अगला जो भारत परिषद अधिनियम 1892 आया, उसमें अंग्रेजों ने खुद को एक स्तर आगे बढ़ाया। किस सेंस में? चुनाव या निर्वाचन के सेंस में। भारत में उन्होंने निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। मतलब अब एक्चुअल में लोगों का इलेक्शन होगा, अभी तो नॉमिनेशन हो रहा था। तो यदि ये पूछा जाए कि भारत में विधान परिषद की शुरुआत कब से हुई, विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब से हुई, या भारतीय लोगों को मनोनीत करना कब से शुरू हुआ, तो 1861 के अधिनियम, जहां उन मनोनीत लोगों ने वहां जाकर भारत के लिए कानून बनाए या उसमें अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित की। अधिकार कितने थे वो तो आप जानते ही हैं, अधिकार उन्हें कुछ भी नहीं थे, वो बस एक सांकेतिक रूप में था कि देखो हम भारतीयों को शामिल कर रहे हैं। फिर 1892 वाले में क्या हुआ? 1892 वाले में एक्चुअल में भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। और मैं इससे निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पहली बार इलेक्शन हुआ। बट दोस्तों, क्योंकि अभी तक नॉमिनेशन हो रहा था, बट दोस्तों इधर इलेक्शन जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। अप्रत्यक्ष समझते हैं आप? एक होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब मैंने अपने जनप्रतिनिधि को खुद वोट डाला, फिर वो इलेक्ट होके वहां पहुंचे और वो मेरे लिए कानून बना रहे हैं, ये हो गया प्रत्यक्ष निर्वाचन। एक होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन, मतलब मैंने जिसे चुना उसने किसी को चुना और वो जाके मेरे लिए कानून बना रहा है। अच्छा, अधिकार क्या क्या थे उनके पास? तो दोस्तों 1892 में जो लोग अप्रत्यक्ष रूप से चुन के वहां पहुंचे, उनके पास जो अधिकार थे उनमें बहस करने का अधिकार था, अपनी बातों को व्यक्त करने का अधिकार था, भारत के संबंध में यदि कोई कानून आया तो उस पर असहमत होने का अधिकार था, सब था, पर मतदान का अधिकार नहीं था। भाई मतदान ही तो सबसे जरूरी होता है। आप जानते हैं कि आज भी हमारी पार्लियामेंट में या राज्य की विधानसभा में जब कानून बनता है देश के लिए या प्रदेश के लिए, तो उस बिल पर पहले चर्चा होती है, बहस होती है, उसके बाद सब लोग उस पर वोटिंग करते हैं, मत डालते हैं, और फिर जिसके पक्ष में मत होता है उसके हिसाब से कानून बनता है। ये आप जानते हैं बेसिक चीजें। तो भारतीयों को चुन तो लिया गया अप्रत्यक्ष तरीके से। उसके बाद दोस्तों फिर एक अधिनियम आया 1909 में, इसे कहते हैं मॉर्ले मिंटो अधिनियम, मॉर्ले मिंटो एक्ट। ये क्या था दोस्तों? इधर फिर कुछ अधिकार दिए गए। इधर दोस्तों जो निर्वाचन प्रणाली यहां अप्रत्यक्ष रूप से थी, यहां पर भारतीयों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होने लगा। मतलब डायरेक्टली आप उन्हें इलेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होने लगा तो जो लोग वहां पहुंचेंगे उन्हें मतदान करने का अधिकार भी मिल गया। दोस्तों अब वो मतदान भी कर सकते हैं, अभी तक केवल बहस कर सकते थे, अब मतदान भी कर सकते हैं वहां पर बैठकर जब पॉलिसीज फ्रेम हो रही हो। पर एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां हुई दोस्तों मॉर्ले मिंटो एक्ट के तहत, वो थी पृथक निर्वाचन। मतलब जो मुस्लिम समुदाय है दोस्तों, मुस्लिम समुदाय की निरंतर मांग हो रही थी। कब से हो रही थी? 1906 से हो रही थी, 1906 से। दोस्तों 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था और मुस्लिम लीग का प्रयास होता था निरंतर यह साबित करने का कि मुसलमानों का वास्तविक प्रतिनिधित्व यदि कोई कर सकता है तो वो एक मुसलमान ही कर सकता है। मतलब कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरे समुदाय का व्यक्ति मुसलमानों की बात नहीं रख सकता, मुसलमानों को एड्रेस नहीं कर सकता, मुसलमानों की तकलीफ नहीं समझ सकता। अतः मुस्लिम लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनका निर्वाचन पूरी तरह अलग हो, उसे बोलते हैं पृथक निर्वाचन, अलग से निर्वाचन। इसमें क्या होगा दोस्तों? जैसे मुस्लिम कम्युनिटी है, फॉर एग्जांपल यहां 100 लोग हैं जो कि मुस्लिम हैं, 200 लोग हैं जो हिंदू हैं। तो अभी क्या होता है? अभी ये होता है कि टोटल जो 300 लोग हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किसी भी क्षेत्र में, उन 300 के ऊपर कुछ लोगों को टिकट दिए जाते हैं जो कि चुनाव में खड़े होते हैं कैंडिडेट के रूप में। अब उनमें दोस्तों हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है, किसी भी कम्युनिटी का हो सकता है, और वो खड़ा होता है और उसको ये दोनों लोग मिलकर वोट डालते हैं और जिस भी कैंडिडेट को ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। अभी ये होता है।
मतलब हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन सबका कैंडिडेट एक ही हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो मुसलमान कम्युनिटी का हो या हिंदू कम्युनिटी का हो। और उस कैंडिडेट को जो खड़ा हुआ है उसको मुसलमान भी वोट दे सकता है और हिंदू भी दे सकता है। यही होता है अभी। पर दोस्तों 1909 में अंग्रेजों ने जो करा, और जिसकी मांग कौन कर रहा था, जैसे मैंने कहा खुद मुस्लिम लीग के लोग कर रहे थे। मुस्लिम लीग जो 1906 में गठित हुई थी, वो ये कह रहे थे कि यदि ये 300 लोगों का एक क्षेत्र है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसमें 100 लोग मुसलमान हैं, 200 लोग हिंदू हैं, तो मुसलमानों के ऊपर उन 100 मुसलमानों के चुनाव अलग कराओ, हिंदुओं के अलग कराओ। उन 100 मुसलमानों में फॉर एग्जांपल 5 कैंडिडेट खड़े हुए, तो वो पांचों कैंडिडेट मुसलमान होने चाहिए, और उन पांचों कैंडिडेट जो चुनाव लड़ेंगे उन्हें वोट केवल मुसलमान देगा। मतलब मुस्लिम लोगों के बीच में से मुस्लिम कैंडिडेट खड़े करो, उन्हें वोट केवल मुस्लिम लोग देंगे, फिर उनमें से जिनको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो चुन के जाएगा। इसे कहते हैं पृथक निर्वाचन दोस्तों। उसी तरह फिर दूसरे समुदायों ने भी मांगे उठाई। महिलाओं ने कहा हमें भी पृथक निर्वाचन दो, क्योंकि जो एक पुरुष वर्ग होता है वो हमारी तकलीफ नहीं समझता, उसे क्या मालूम हमारी क्या जरूरत है। तो फिर आगे चलकर महिलाओं के लिए भी पृथक निर्वाचन हो जाएगा। सिख, एंग्लो इंडियन, ईसाई, इनके लिए भी अलग पृथक निर्वाचन हो जाएगा। और सेम पद्धति कि जैसे महिला है तो पूरी महिला वर्ग के बीच में से जो कैंडिडेट्स खड़े होंगे वो महिलाएं ही होंगी, उन्हें वोट केवल महिलाएं ही देंगी। फिर उन कैंडिडेट्स में से जिनको ज्यादा वोट मिलेंगे वो महिला का प्रतिनिधित्व करेगा वहां पर सदन में जाके। दोस्तों एक तरह से देश को तोड़ दिया। राजनीतिक संदर्भ में देश को तोड़ने की शुरुआत हो गई। दोस्तों बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो इस मांग को जो मुस्लिम लीग ने रखा था 1906 में, उसको पूरा किया अंग्रेजों ने 1909 में, और पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। पृथक निर्वाचन हर अधिनियम में कुछ ना कुछ अलग आ रहा है दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आया 1919 का अधिनियम। 1919 के अधिनियम में क्या हुआ दोस्तों? इसे बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। इसमें क्या हुआ? इसमें देखिए 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया, तो बाकी की कम्युनिटी बोलेंगी कि भाई हम भी माइनॉरिटी हैं, हमारा भी प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति हमारे ही समुदाय से होना चाहिए और उसे हम ही वोट करेंगे, उनमें से जो जीतेगा वो हमारा नेता बनेगा। तो सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, महिलाएं, इन सबको पृथक निर्वाचन देने की घोषणा कर दी। कब? 1919 में। मतलब पृथक निर्वाचन को विस्तृत रूप दे दिया। दूसरा दोस्तों, महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। यह हुआ 1919 में दोस्तों। आशा करता हूं यहां तक आपको बातें समझ में आई होंगी। मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं। देखिए 1861 का अधिनियम, 1861, 1892, 1909 और 1919। 1861 में क्या हुआ? विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। पहली बार देश में विधान परिषद बनी। कहां कहां बनी? बंबई में, मद्रास में और बंगाल में। और उनमें जो लोगों को भेजा गया वो मनोनयन के माध्यम से भेजा गया, नॉमिनेट करके भेजा गया। नंबर 1। तो इसे क्या एक्चुअल में इलेक्शन कहेंगे? नहीं, क्योंकि मनोनयन करके भेजा। दूसरा आया 1892 में दोस्तों। इसमें क्या हुआ? एक्चुअल में भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई और भारतीय लोगों को जो परिषद में भेजा गया वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के जरिए भेजा गया। अब चूंकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन के जरिए गए थे तो उन्हें कुछ सीमित अधिकार थे, जहां वे अपनी बातें रख सकते थे, अविश्वास जाहिर कर सकते थे, असहमति जाहिर कर सकते थे, पर मतदान नहीं कर सकते थे, जो बहुत जरूरी है। फिर 1909 में क्या हुआ? 1909 में जो 1906 में मुस्लिम लीग गठित हुई थी, उसकी जो मांगे थी उसको पूरा करते हुए अंग्रेजों ने पृथक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की। नंबर 1, मतलब सांप्रदायिकता का बीज रोपित हो गया राजनीति में। नंबर 2, प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू हुआ दोस्तों। उधर अप्रत्यक्ष था 1892 वाले में। 1909 में प्रत्यक्ष निर्वाचन। फिर हम आगे बढ़े 1919 में, तो जो पृथक निर्वाचन मुसलमानों ने मांगा था वो महिलाओं को, सिख को, एंग्लो इंडियन को, ईसाई को, इनको भी दिया गया। और यहां पर इसके अलावा
महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया। दोस्तों देखिए कितनी बड़ी यात्रा है, और हर अधिनियम में निर्वाचन से संबंधित कुछ ना कुछ हुआ, और यहां पर आपका प्रश्न बन सकता है। बातें क्लियर है? अब वापस लौटते हैं अपनी स्लाइड में। तो हमारा पहला पॉइंट शुरू किया था दोस्तों हमने, जिसे हमने कहा था गठन वर्ष। किसका गठन वर्ष दोस्तों? निर्वाचन आयोग का गठन वर्ष। तो भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ 25 जनवरी 1950। पर निर्वाचन, इलेक्शन, इससे रिलेटेड जो ऐतिहासिकता है वो बहुत लंबी है, जो मैंने अभी आपको बताई, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न बनेगा। आगे बढ़ते हैं। स्वरूप या प्रकृति। दोस्तों मेरा पिछला वीडियो पूरा इसी चीज को समर्पित था कि किस आयोग को किस प्रकृति का कहेंगे, मतलब उसका आधार क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा। तो दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्रकृति का आयोग है, और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि संवैधानिक आयोग मतलब क्या। दोस्तों वे आयोग जिनका गठन या जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं ना कहीं है, और चूंकि उनका उल्लेख भारतीय संविधान में है, उनकी सारी बातें भारतीय संविधान में लिखी गई हैं, अतः यदि हमें उन आयोगों में कोई संशोधन करना है तो हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इन सारे आयोगों को बोलते हैं संवैधानिक आयोग। तो चूंकि भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन भारतीय संविधान में है, भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329, और इसमें यदि कोई संशोधन करना है तो इन आर्टिकल्स में, इन प्रावधान में संशोधन करना पड़ेगा, इसलिए यह संवैधानिक आयोग है। अगला देखते हैं दोस्तों, कार्यकारी प्रकृति, मतलब काम करते वक्त निर्वाचन आयोग किस तरह से बिहेव करेगा, या उसको क्या क्या शक्तियां प्राप्त होंगी। दोस्तों तो बंधुओं उसको अर्ध न्यायिक शक्ति प्राप्त होती है। अर्ध न्यायिक मतलब आप सभी जानते हैं कि वो किसी को दंड भी दे सकता है, सजा भी दे सकता है। जैसे चुनाव हो रहे हैं, किसी ने कोई अनियमितता कर दी, किसी ने कोई अपराध कर दिया, किसी ने किसी प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन कर दिया, तो वहां पर वो दंड भी दे सकता है, चुनाव रद्द करवा सकता है, उस कैंडिडेट को कैंसिल कर मतलब अयोग्य घोषित करवा सकता है, बहुत सी ऐसी बातें, जुर्माना लगा सकता है। तो इसलिए इसकी कार्यकारी प्रकृति दोस्तों अर्ध न्यायिक स्वीकारी जाती है। आगे बढ़ते हैं, कार्य की बात करते हैं। दोस्तों निर्वाचन आयोग के कार्यों को मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है। पहला बोलते हैं सलाहकारी, दूसरा प्रशासनिक, तीसरा अर्ध न्यायिक, जैसा मैंने इधर बताया। प्रशासनिक की बात करें, सलाहकारी की यदि बात करें मित्रों, तो सदस्यों की अर्हता मतलब योग्यता। दूसरा राष्ट्रपति शासन पश्चात चुनाव। क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग सलाह देता है 2 तरह की, इसे इसकी बोलते हैं सलाहकारी कार्य। किसको सलाह देता है और किस चीज के लिए देता है? दोस्तों सदस्यों की अर्हता मतलब योग्यता। आप सभी जानते हैं कि केंद्र के लिए सांसदों का चुनाव होता है, राज्य के लिए, राज्य की विधायिका के लिए जो लोग जाके कानून बनाएंगे उसके लिए विधायकों का चुनाव होता है, जैसे बोलते हैं विधानसभा चुनाव, और उसको बोलते हैं संसद के चुनाव। ठीक, अब चुनाव हुए केंद्र में संसद के, राज्य में विधानसभा के, सांसद के, विधायक के। चुनाव के दौरान किसी व्यक्ति ने, मतलब वो जो सदस्य है जो चुनाव में खड़ा हुआ, उसने किसी तरह का कोई फरेब किया है, या चुनाव जीतने के बाद उसने कुछ ऐसा कर दिया है दोस्तों कि वह अयोग्य हो गया है, मतलब योग्यता के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं उनका उल्लंघन हो गया। भाई योग्यता के लिए कुछ निर्धारित मापदंड है ना, कि यदि आप सांसद बनना चाहते हो तो आपकी ये योग्यता होनी चाहिए, यदि आप विधायक बनना चाहते हो तो ये योग्यता होनी चाहिए, या ये इन नियमों का आपको पालन करना है। यदि उनमें से किसी का भी उल्लंघन होता है दोस्तों, तो इसकी जांच कौन करता है? निर्वाचन आयोग, और फिर वो उसकी सलाह देता है किसको? केंद्र में राष्ट्रपति को। यदि सांसद की बात हो रही है तो केंद्र में राष्ट्रपति को, यदि राज्य के विधानसभा की बात हो रही है, राज्य के विधायक की बात हो रही है, तो राज्य के राज्यपाल को सलाह देता है। क्या सलाह देता है? कि ये जो सदस्य है ये अयोग्य है, मतलब इसने कुछ गड़बड़ की है, तो आप इसे पद से हटा दो। केंद्र में किसे कहेगा? राष्ट्रपति को, सांसद के संबंध में। राज्य में किसे कहेगा? विधायक के संबंध में राज्यपाल को। तो ये 2 लोगों को सलाह दे देगा हमारी। चलिए दूसरा दोस्तों, सलाहकारी में ही राष्ट्रपति शासन पश्चात चुनाव। आप सभी जानते हो कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है कि देश में राष्ट्रपति शासन लग जाता है या किसी क्षेत्र विशेष में लग जाता है दोस्तों। तो जब राष्ट्रपति शासन लग गया, मतलब वहां की जो अथॉरिटी है, मुख्यमंत्री, सरकार जो भी है, वो भंग हो गए। मतलब
वहां पर राष्ट्रपति का कंट्रोल आ गया, केंद्र सरकार का कंट्रोल आ गया, जो कोई भी वहां अथॉरिटी थे सब अब हट गए। तो जब राष्ट्रपति शासन फिनिश होगा तो वहां पर फिर से इलेक्शन होंगे, फिर से नए लोग चुन के आएंगे, फिर से शासन करेंगे। बातें क्लियर है? बट राष्ट्रपति शासन किसी क्षेत्र में खत्म हुआ और खत्म होने के बाद यदि निर्वाचन आयोग को ऐसा लगता है कि अभी भी चुनाव कराने लायक माहौल नहीं है, तो वो राष्ट्रपति को सलाह देगा उस संबंध में कि सर यहां चुनाव अभी मत कराओ, थोड़ा और एक्सटेंड कर दो। बातें क्लियर है? मतलब जब राष्ट्रपति शासन खत्म होता है दोस्तों, तो उसके 6 महीने बाद चुनाव कराना होता है, लगभग 6 महीने बाद चुनाव कराना होता है उसके। बट जरूरी नहीं है, यदि कंडीशंस फेवरेबल नहीं हुई तो, इलेक्शन के लायक नहीं हुई तो हो सकता है राष्ट्रपति शासन हट गया हो पर अभी भी कंडीशन चुनाव के लायक ना हो, तो मना कर देगा। तो दोस्तों सलाह कितनी देता है वो? 2 तरह की देता है। सदस्यों की योग्यता के संबंध में देता है, संसद के लिए राष्ट्रपति को, राज्य में विधायक के लिए राज्यपाल को। दूसरा दोस्तों, राष्ट्रपति शासन के पश्चात चुनाव कराने हैं या नहीं इसके संबंध में भी सलाह देता है। अच्छी बात है। अगला देखते हैं प्रशासनिक कार्य दोस्तों। तो प्रशासनिक में तो वही करेगा जिसके लिए वो बना हुआ है, और मैंने अपने पिछले वीडियो में भी थोड़ी सी इसकी चर्चा की थी दोस्तों कि जो भारत निर्वाचन आयोग है, मतलब जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है पूरे देश का, वो किन किन चुनावों को कराता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद मतलब जो केंद्र में जाके बैठने वाले हैं संसद में, और राज्यों के जो विधायक हैं उनका चुनाव भी भारत निर्वाचन आयोग कराता है दोस्तों। राज्यों के जो विधायक होते हैं, राज्य की विधायिका में जो जाके बैठने वाले हैं, उनका चुनाव भी भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है। फिर आप बोलेंगे राज्य निर्वाचन आयोग क्या कराता है? तो वो मैं आगे बताऊंगा आपको। इसके बाद अर्ध न्यायिक प्रकृति दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कोई चुनावी विवाद हो गया, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, चुनाव में कोई अनियमितता हो गई तो उसके संबंध में भी ये दंडकारी प्रकृति का हो जाता है, दंड दे सकता है और कई तरह से न्यायिक कार्य कर सकता है। तो इसलिए इसकी 3 प्रकृति होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अवस्थिति, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भारतीय निर्वाचन आयोग चूंकि एक संवैधानिक संस्था है दोस्तों, संवैधानिक संस्था है, तो ऑब्वियसली इसका संविधान में कहीं ना कहीं तो वर्णन होगा। तो संविधान में इसका वर्णन है भाग 15 में संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में, हर आर्टिकल्स में कुछ ना कुछ दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। संरचना की बात करें बंधुओं, तो जो भारत निर्वाचन आयोग है उसमें एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं 2, मतलब उनके सहयोग के लिए। अब इसकी भी थोड़ी ऐतिहासिकता समझ लीजिए दोस्तों। स्टार्टिंग में जो हमारा निर्वाचन आयोग था, मतलब 1950 से लेके 1989 तक, 1950 से 1989 तक हमारा निर्वाचन आयोग दोस्तों 1 सदस्यीय था, मतलब उसमें केवल मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे, ये अन्य वाले नहीं होते थे। कब तक? 1950 से, मतलब जब ये गठित हुआ तब से 1989 तक। बातें क्लियर है? उसके बाद इसको हमने बहुसदस्यीय बनाया। बहुसदस्यीय मतलब 1 से ज्यादा सदस्य होंगे, ये 1 होंगे मुख्य और 2 होंगे अन्य। बहुसदस्यीय ये कब बनाया हमने दोस्तों? 1989 में। बट ये स्थिति केवल 1 वर्ष तक रही, मतलब 1989 से केवल 1990 तक रही, और 1990 में हमने दोबारा इसको 1 सदस्यीय बना दिया। यात्रा समझिए, फिर बनाइए 1 सदस्यीय का 1990, और ये कब तक रहा? 93 तक रहा दोस्तों। और फिर 93 के बाद हमने इसे दोबारा बहुसदस्यीय बनाया, जो ये आज तक विद्यमान है। तो क्वेश्चन दोस्तों बहुत घुमा फिरा के बन सकते हैं, सरल होते हैं पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कैसे क्वेश्चन बनेंगे? नंबर 1, शुरुआत में हमारा निर्वाचन आयोग क्या था? तो ऑब्वियसली 1 सदस्यीय था। कब से कब तक था? 50 से 89। एक बात खत्म। दूसरा, पहली बार बहुसदस्यीय कब बना? तो 89 से बना। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए, 1990 तक। दोबारा 1 सदस्यीय 90 से 93। और एक क्वेश्चन ये आ सकता है दोस्तों कि वर्तमान जो स्थिति है निर्वाचन आयोग की, मतलब वर्तमान में जो बहुसदस्यीय प्रणाली है वो कब से आई? तो वर्तमान वाली तो दोस्तों 93 से आई। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। और वर्तमान में कितना है? जैसे मैंने बताया, 1 मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, सुशील चंद्रा जी हैं, जो कि 24वें नंबर के चुनाव आयुक्त हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं। एक आपके राजीव कुमार जी हैं और एक आपके अनूप चंद्रा जी हैं। बातें क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है नियुक्ति। दोस्तों, चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त हो चाहे अन्य चुनाव आयुक्त हो, इन दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। बस इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कार्यकाल की बात करें तो दोस्तों, चाहे मुख्य हो चाहे अन्य हो, दोनों के कार्यकाल देखिएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। इधर भी लिखा है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। इसका क्या मतलब है दोस्तों? आपकी किताब में लिखा होता है, हम जो आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे उसमें लिखा हुआ है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए। इनका भी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए। इसका क्या मतलब है दोस्तों? फॉर एग्जाम्पल, मैं आज चुनाव आयुक्त के रूप में अपॉइंट हुआ, क्लियर, और अब मैं कितने वर्ष के लिए हुआ हूं? 6 वर्ष के लिए। बट वो 6 वर्ष खत्म होते उसके पहले ही मैं 65 वर्ष का हो गया, तो मुझे रिटायर होना पड़ेगा। बट 65 वर्ष का नहीं हुआ तो पूरे 6 वर्ष कंप्लीट कर सकता हूं। तो जो भी पहले हो जाए, आपका 6 वर्ष का टेन्योर पूरा नहीं हुआ और इस बीच आप 65 वर्ष के हो गए तो भी आपको हटना पड़ेगा। तो इन दोनों में से जो भी अवस्था पहले हो जाए उसमें आपको हटना पड़ेगा। ये आपको पता होना चाहिए। कार्यकाल पे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, आप कंफ्यूज होते हैं इसलिए वो लोग जरूर बनाते हैं। वेतन भत्ते की बात करें दोस्तों, तो किसी भी आयोग, उसके सदस्य और उसके अध्यक्षों के संबंध में वेतन और भत्ते के लिए जब भी पॉइंट आता है तो मैं बार बार कहता हूं कि इन 2 चीजों पे ध्यान दिया करो। नंबर 1, उनका वेतन भत्ता किसके समतुल्य होगा, किसके बराबर होगा, और दूसरा कहां पर भारित होगा। भारित मतलब कहां पर इंपोज होगा, कौन देगा उसको। तो दोस्तों, एससी के न्यायाधीश के समतुल्य, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, जो न्याय प्रणाली के सबसे शीर्ष पर विद्यमान है, उनके जो न्यायाधीश को वेतन और भत्ता मिलता है दोस्तों, वही वेतन और भत्ता चुनाव आयुक्तों को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हां, और दूसरा, यह भारत की संचित निधि पर भारित होता है। भारत की संचित निधि मतलब जो केंद्र सरकार का, जो संसद का जो अपना एक फंड होता है, संचित निधि, उस पर भारित होगा। ऑब्वियसली राष्ट्रीय स्तर का आयोग है तो वही लोग इसका सैलरी देंगे, इसका पेमेंट करेंगे। अगला है प्रतिवेदन। दोस्तों, बड़ा कंफ्यूजन होता है, राष्ट्रपति को देगा प्रतिवेदन, सरकार को देगा कि किसको देगा? तो निर्वाचन आयोग अपना प्रतिवेदन संसद को देता है बंधुओं। अगला है त्यागपत्र और पदमुक्ति, जो कि बहुत जरूरी है। त्याग पत्र और पदमुक्ति के बारे में 2 पॉइंट जरा ध्यान से देखिएगा। जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे बंधुओं, मुख्य वाले जो एक हैं, उन्हें राष्ट्रपति कभी भी पद से हटा सकते हैं। क्लियर? मैं पदमुक्ति बता रहा हूं अभी। त्याग पत्र तो जो जब आदमी स्वेच्छा से दे रहा है तो ऑब्वियसली राष्ट्रपति को ही देंगे। बट यदि वो स्वेच्छा से नहीं दे रहे हैं और राष्ट्रपति को लगता है कि इन्हें पद से हटाना चाहिए, तब क्या होगा दोस्तों? जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्हें यदि राष्ट्रपति पद से हटाना चाहते हैं, तब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तुल्य प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, उन्हें किस प्रोसेस से हटाया जाता है, वही प्रोसेस यहां पर फॉलो की जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने का क्या मेथड है, वो हम पॉलिटी में आपको पढ़ाएंगे दोस्तों। पॉलिटी की क्लासेस में उस चीज पर चर्चा होगी आराम से, डिटेल में। यदि उसकी भी चर्चा यहां करी तो हमारा ये लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और हमें यहां पर केवल उतना देखना है जो आयोग से रिलेटेड आ सकता है। तो बस आप अभी यहां ये देखिएगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनको हटाने की जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया से राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाते हैं। यदि मैं बात करूं अन्य चुनाव आयुक्तों की, उन्हें भी यदि पद से हटाना है तो राष्ट्रपति ही हटाएंगे, पर किसकी सलाह पर? मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर। यह आपको समझना पड़ेगा। जब मुख्य वाले बोल देंगे कि भैया मेरे अन्य वालों को हटा दो, या वो सही काम नहीं कर रहे हैं, तो वो हटा देंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला पॉइंट है सुधार समितियां। बंधुओं, यहां से क्वेश्चन आने की अच्छी खासी पॉसिबिलिटी होती है कि कोई भी आयोग है, अब जैसे भारत निर्वाचन आयोग है, तो ऑब्वियसली निर्वाचन से रिलेटेड काम करेगा। तो निर्वाचन के संबंध में अभी तक कौन कौन सी समितियां बनी, उन्होंने क्या रिपोर्ट्स दी, क्या सजेशन दिए, हम उस पर नहीं जाएंगे प्लीज, क्योंकि ये मेंस का आयोग नहीं है।
बट हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सी समिति किस आयोग से रिलेटेड है। तो बंधुओं, यहां पर कुल 4 समितियां हैं। एक है तारकुंडे समिति, दूसरी है गोस्वामी समिति, तीसरी है मोइली समिति 2007 में आई, और चौथी वर्मा समिति 2013 में आई। ये कुछ समितियां हैं बंधुओं जो निर्वाचन आयोग या निर्वाचन से संबंधित गतिविधि को देखने वाली हैं। आगे बढ़े, यदि कुछ अन्य तथ्य हैं जो जरूर बनते हैं किसी ना किसी आयोग पे, और एक बार फिर मैं याद दिला दूं, इन सारे बिंदुओं पर मैंने चर्चा की है अपने पहले लेक्चर में जो मैंने आयोग से रिलेटेड लिया था। जैसे मैंने बताया था कि किन किन बिंदुओं पर प्रश्न बन सकता है। यदि उन बिंदुओं के अलावा कोई प्रश्न बन सकता है आपके हिसाब से, तो आप प्लीज अपने सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर, मैसेज करके कहीं ना कहीं प्रदान जरूर कीजिए। दोस्तों, अन्य तथ्य की यदि मैं बात करूं तो पहले अध्यक्ष कौन है किसी भी आयोग के, तो यहां पर भारत निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे या मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। अच्छा, पहली महिला अध्यक्ष या पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? BS रमा देवी। दोस्तों, वर्तमान वाले जरूर पूछे जाते हैं। जब भी आप एग्जाम देने जाएं, थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च करें कि अभी करंट में कौन है, और उन्हें आप यहां नोट डाउन कर लेंगे जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे। जैसे फिलहाल के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जैसा मैंने बताया, वो हैं सुशील चंद्रा जी, 24वें नंबर के हैं वो। इसके बाद जो वर्तमान में अन्य आयुक्त हैं उनके बारे में भी बताइए। इंपॉर्टेंट है, मुख्य बताना इंपॉर्टेंट है तो अन्य भी बताना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मात्र 2 हैं। क्लियर है? और अन्य वाले भी मैंने आपको आज बताए बंधुओं। स्टार्टिंग में मैंने बताए थे, यहां मैंने नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि बदलते रहते हैं। आप जरूर जब भी एग्जाम में थोड़ा उसको सर्च करके लिखा करें। वर्तमान में कौन है? तो राजीव कुमार जी हैं और अनूप चंद्र पांडे जी हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा मैंने कहा, भारत निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 से 329 के बीच है भारतीय संविधान में। तो मैंने इस वाली स्लाइड में थोड़ी सी उसकी चर्चा कर ली है। आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं कि किस आर्टिकल में क्या है निर्वाचन आयोग से रिलेटेड। तो पहले है आर्टिकल 324। क्या बोलता है आर्टिकल 324? दोस्तों, आर्टिकल 324 बोलता है कि जो चुनावी कार्य होते हैं, चुनाव कराना, अधीक्षण करना, उसका नियंत्रण करना, ये सारी शक्ति किसके पास है? चुनाव आयोग के पास। आपको पता है, तो चुनाव आयोग के पास जो शक्ति है चुनाव कराने की, उसे कंडक्ट कराने की, ये सब कहां है? आर्टिकल 324 के अंतर्गत। बात करते हैं आर्टिकल 325। तो आर्टिकल 325 कहता है धर्म, नस्ल, जाति, इन सभी भेदभाव के आधार पर चुनाव आयोग किसी के भी साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकता। चाहे वो चुनावी प्रक्रिया में शामिल होना हो, चाहे मतदान करना हो, किसी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। सभी को अवसर मिलेगा जो लोग योग्य हैं। आर्टिकल 326 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या बोलता है? आर्टिकल 326 बोलता है कि लोकसभा हो या राज्य की विधानसभा हो, इसमें जो निर्वाचन होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष या उससे ज्यादा का है वो जाके मतदान दे सकता है। यह बात कह रहा है आर्टिकल 326। 327 की बात करूं, संसद मतलब केंद्र की विधायिका, जो केंद्रीय स्तर पर कानून बनाती है, उसको विधायिका के चुनाव निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। मतलब संसद को यह अधिकार है कि जब संसद में बैठने वाले लोगों के, मतलब सांसद के लिए चुनाव होंगे, संसदीय चुनाव होंगे, तो उसकी प्रक्रिया को लेकर वो नए नए कानून बना सकती है। मतलब संसद खुद तय कर सकती है कि हमारे चुनाव की प्रणाली क्या होगी। जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि भाई एक देश एक चुनाव, यह पद्धति आनी चाहिए। तो यदि ये नई पद्धति आती है कि एक देश एक चुनाव, पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे सभी स्तरों पर, तो दोस्तों इसको लेकर कानून कौन बनाएगा? ऑब्वियसली संसद। तो संसद को, जो केंद्र में लोग बैठे हैं विधायिका में, उनको अधिकार है। दूसरा, सेम बात राज्य के लिए कह रहा है 328 कि राज्य के विधानमंडल को, उसी तरह राज्य स्तर पर राज्य के विधानमंडल को अधिकार है कि वो राज्य के भीतर जो चुनाव हो रहे हैं उसके लिए कानून बना सकता है। क्लियर? और आखिरी दोस्तों आर्टिकल 329 जो ये बोलता है कि जितने भी चुनावी प्रकरण होंगे वो न्यायालय के हस्तक्षेप के बाहर होंगे, मतलब न्यायालय उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये सारे आर्टिकल्स का बेसिक आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये सारे आर्टिकल्स निर्वाचन आयोग के अंतर्गत हैं। निर्वाचन आयोग
324 से 329 के बीच है भारतीय संविधान का भाग 15। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहां पर भारतीय निर्वाचन आयोग कंप्लीट हुआ, एक आयोग कंप्लीट हो गया दोस्तों। और अब मैं इसी के साथ आपको बताने वाला हूं राज्य निर्वाचन आयोग, इसी के साथ मतलब हमारा दूसरा आयोग फिनिश होने वाला है। और क्यों बताने वाला हूं, क्योंकि थोड़ा सा अंतर है भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग। जरा देखिएगा, 2 मिनट में फिनिश होने वाला है। यदि इसके गठन की बात करूं दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में या हमारे स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है उसका गठन हुआ था 15 फरवरी 1994, मतलब 15 फेब 1994। और परंतु उसकी अधिसूचना, उसका नोटिफिकेशन कब जारी हो गया था दोस्तों? 1 फरवरी 1994, मतलब 1 फरवरी को अधिसूचना आई, 15 फरवरी को गठित हो गया। ओके, याद कर लेना है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति या स्वरूप, तो भैया उसकी प्रकृति भी संवैधानिक थी, इसकी भी संवैधानिक है। ओके। कार्यकारी प्रकृति, उसकी अर्ध न्यायिक थी, इसकी भी अर्ध न्यायिक है। सेम बातें, कुछ अलग से समझाने की जरूरत नहीं है। कार्य की बात करें दोस्तों, तो बस एक अंतर है जो मैंने वहां मेंशन कर दिया था। जो भारत निर्वाचन आयोग है वो चुनाव कराता है काय के? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद और विधायक। मतलब राज्य स्तरीय चुनाव भी भारतीय निर्वाचन आयोग करा देता है। और राज्य स्तरीय कौन से चुनाव? विधायिका के चुनाव, विधानसभा के चुनाव। बट दोस्तों उसके नीचे के जो चुनाव हैं, जो पंचायतों के चुनाव है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, उसके बाद जो नगरीय निकाय के चुनाव है दोस्तों, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, ये सारे चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग राज्य स्तरीय केवल ये वाले चुनाव कराता है, पंचायत और नगरीय निकाय के। बस विधानसभा वाले नहीं कराता। बस यही अंतर दोस्तों, खेल खत्म। अब स्थिति की बात करें तो जैसे उसका वर्णन है भारतीय संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329, सारे आर्टिकल्स बताए थे। इसका वर्णन है अनुच्छेद 243 के 243 के में, जो कि भाग 9 में है, मतलब जिसमें पंचायतों की बात हो रही है भारतीय संविधान में, जो हम संविधान मतलब पॉलिटी वाले सेक्शन में आपको पढ़ाएंगे। संरचना दोस्तों, तो ये एक सदस्यीय होता है, सिंपल है। वो बहुसदस्यीय था, उसकी अपनी ऐतिहासिकता थी, ये एक सदस्यीय है। नियुक्ति कौन करेगा? ऑब्वियसली उसकी नियुक्ति करता है केंद्र में राष्ट्रपति। तो जो काम उधर राष्ट्रपति महोदय करते हैं वही काम राज्य में कौन करते हैं? राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं। कार्यकाल दोस्तों सेम, उनका भी 6 वर्ष और 65 वर्ष था, जो भी पहले हो जाए, इनका भी वही है। प्रतिवेदन बंधुओं, वो लोग प्रतिवेदन दे रहे थे संसद को, मतलब केंद्र की विधायिका को। तो राज्य निर्वाचन आयोग किसको देगा? राज्य की विधायिका को, मतलब विधानमंडल को, जहां विधायक लोग बैठते हैं। उसके बाद त्यागपत्र बंधुओं, त्यागपत्र की बात करें तो वो लोग दे रहे थे राष्ट्रपति को, तो ये लोग कौन देंगे? किसको देंगे? राज्यपाल को। बट इनको यदि पद से हटाना है तो उनको पद से हटा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समतुल्य प्रक्रिया से। इनको यदि हटाना है तो HC मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की समतुल्य प्रक्रिया से हटाएं। दोस्तों सिंपल बात है, उधर राष्ट्रपति था, इधर राज्यपाल हो गया, उधर संसद था, इधर विधानसभा हो गया, उधर सुप्रीम कोर्ट था, इधर हाई कोर्ट हो गया। बातें सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। टैगलाइन दोस्तों, हर आयोग की कुछ ना कुछ टैगलाइन होती है। मध्य प्रदेश का जो निर्वाचन आयोग है उसकी टैगलाइन है हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। ये आपको पता होना चाहिए। वो कंफ्यूज करेंगे दोस्तों, कुछ ना कुछ एक आध शब्द चेंज करके आपको कंफ्यूज करेंगे। अच्छे से आपको इसे याद कर लेना है दोस्तों। इनकी अपनी एक मोबाइल ऐप भी इन्होंने लॉन्च की है, जिसे कहा जाता है चुनाव ऐप। अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, तो मैं बार बार कहता हूं कि अध्यक्ष में आपको प्रथम अध्यक्ष देखना होता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे NB लोहानी साहब, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष का देखिए, फिर मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है क्योंकि चेंज होते रहते हैं। फिलहाल हैं बसंत प्रताप सिंह, जो कि 6वें नंबर के निर्वाचन आयुक्त थे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो जो कि आयोग से रिलेटेड था, ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के या मैसेज करके, फोन करके सूचित कर सकते हैं। और एक बार फिर मैं यह सूचित कर दूं कि हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। उनमें से किसी से भी जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई जानकारी तक आप पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।